दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि मरने के बाद भी कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए वापस आती हैं? दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी एक ऐसी ही अधूरी चाहत की है जिसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि उनकी रातों की नींद हराम कर दी। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको तमिलनाडु राज्य के एक शहर नेल्लिकुप्पम में रहने वाले अर्जुन की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो अर्जुन को उसके दादाजी ने सुनाई थी। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, जो अर्जुन के दादाजी की आप बीती है। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम सुनेंगे अर्जुन के दादाजी के नजरिए से। आओ बैठो अर्जुन, चाय ठंडी हो रही है। मैंने अपने पोते की ओर देखा, जो छत पर बिछी चटाई के पास खड़ा बेचैन हो रहा था। चेन्नई की भीषण गर्मी से बचने के लिए वो छुट्टियां मनाने हमारे पुराने गांव नेल्लिकुप्पम आया था। अब शाम ढल रही थी। आम के पेड़ों की लंबी छायाएं घर की दीवारों पर लिपट रही थी। हवा में केवड़े और रातरानी की मध्यम खुशबू तैर रही थी, मगर उसके साथ ही एक अजीब सी ठंडक भी थी, जो शाम के समय इस पुराने घर में अक्सर महसूस होती है। गांव के किनारे पर बसे इस घर में चुप्पी का एक अलग ही रंग था, गहरा, थोड़ा भारी। दादा, अर्जुन ने अपनी चाय का कप होंठों से लगाते हुए पूछा। सुबह जब मैंने पूछा था कि पिछवाड़े के कमरे की दरवाजे पर ये लंबे लंबे खरोंच के निशान कैसे पड़े, तो अम्मा ने मुझे चुप करा दिया था। क्या वाकई में यहाँ कुछ है? अर्जुन ने आवाज को खिंचते हुए पूछा। मैं एक गहरी सांस लेकर पीछे दीवार से टिक गया। जीवन के 70 बसंत देख चुके इस शरीर में अब भी कुछ यादें ऐसी धंसी थी जो हड्डियों तक को कंपा देती थी। मैंने अपने पोते की जिज्ञासा से भरी आंखों में देखा। वह अब बड़ा हो रहा था। शायद ये कहानी सुनने का सही वक्त था। ये सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं था अर्जुन, ये हमारे अपने घर की कहानी थी। तुम्हारी परदादी, मेरी अम्मा सुब्बुलक्ष्मी की कहानी, और उसकी आखिरी अधूरी इच्छा की कीमत की कहानी। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है बेटा, मैंने गंभीर स्वर में कहा। वह मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ सच है। इस घर की दीवारें, ये फर्श, ये हवा तक, सब इस सच को जानते हैं। मैंने खिड़की की ओर देखा, जहां सूरज की अंतिम किरणें भी लुप्त हो रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका अचानक कमरे में घुसा। दीपक की लौ को झंझोड़ गया। अर्जुन सहमकर मेरे पास सट गया। बेटा, ये सब शुरू हुआ था उस दिन से जब अम्मा ने हम सबको अलविदा कहा था। सुब्बुलक्ष्मी मेरी अम्मा का नाम था। अम्मा उस गांव की मिसाल थी। पतली दुबली काया, चेहरे पर समय और संघर्ष की गहरी लकीरें, मगर आंखों में एक अटूट कोमलता और आस्था का दीपक। पिताजी के जाने के बाद वही इस घर की धुरी थी। उनकी हर सुबह पूजा के शंखनाद और चमेली के फूलों की खुशबू से शुरू होती थी। उनके पास दुनिया भर की कीमती चीजें थी, मगर जिसे वह अपनी अमूल्य वस्तु कहती थी, वह गहरे नीले रंग की कांचीवम साड़ी थी, जिसकी जरी की बारीक बुनाई चांदनी रात के तारों जैसी चमकती थी। ये साड़ी उन्हें उनकी सास से विरासत में मिली थी, और वह इसे केवल बेहद खास अवसरों पर ही पहनती थी, जैसे हमारी शादी के दिन, गांव के मंदिर की महाकुंभ अभिषेक यात्रा में। बेटा कृष्णा, ये साड़ी मेरे साथ चिता पर जलेगी, वह अक्सर मुस्कुराते हुए कहती, उस साड़ी को प्यार से सहलाते हुए। वो कहती थी, यही मेरी अंतिम पोशाक होगी, मेरी आत्मा इसी में शांति पाएगी। मगर जब वह दुर्भाग्यशाली दिन आया, तब दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी घर ठंडा सा लगने लगा और अम्मा सदा के लिए सो गईं, तो उनकी वो स्पष्ट इच्छा हवा में घुल गई। उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हुई। मैं और गांव के बुजुर्ग उनके शरीर को स्नान करा रहे थे, पारंपरिक चंदन का लेप लगा रहे थे। मेरी पत्नी राजेश्वरी, जिसे सब राजी कहते थे, अंदर कमरे में कपड़ों का बंडल तलाश रही थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर पैसे के लालच में चमकती थी, उस सुंदर नीली कांचीवम साड़ी पर जम गई, जो तह लगाकर अलमारी में रखी थी। मैंने साफ सुना जब मैं अंदर पानी लेने गया। उसने अपनी बहन से फुसफुसाते हुए कहा, इतनी कीमती चीज जलाना क्या पागलपन है? मैं इसे रख लेती हूँ, शादियों में काम आएगी। मैंने उसका विरोध किया। फिर वह बहस करते हुए बोली, तुम्हारी अम्मा के पास तो और भी बहुत साड़ियां हैं, उसे पहना दो, ये मैं नहीं दूंगी। दुख और व्यवस्थाओं के भार ने मुझे कमजोर कर दिया था। आखिरकार उनकी अंतिम यात्रा उस साधारण सफेद सूती साड़ी में ही हुई, जिसे वो घर के कामों में पहनती थी। चिता से उठने वाला धुआं सुगंधित चंदन का था, मगर मेरे मन में एक कसक थी। अम्मा की आंखों में छलकी वो अंतिम इच्छा, वो नीली साड़ी, और राजी के चेहरे पर वो संतुष्टि भरी चमक, जो उसने साड़ी को अपने संदूक में बंद करते हुए दिखाई थी। उस रात जब हम अंतिम संस्कार कर घर लौटे, पहली बार उस रात से सब शुरू हुआ।
मध्यरात्रि के करीब 2 बजे एक तेज कर्कश आवाज सुनाई दी, ठीक वैसे ही जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नाखून से घसीट रहा हो। वह आवाज सीधे राजी के कमरे के दरवाजे से आ रही थी। तभी मेरी नींद खुल गई, दिल धक धक करने लगा। फिर एक कराहनुमा फुसफुसाहट हुई। वह इतनी धीमी थी कि शब्द स्पष्ट नहीं थे, मगर उस कराह में एक गहरी पीड़ा थी और कुछ मांगने का भाव था। कौन है वहां? मैंने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर जब मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ चांदनी में नहाई खामोशी। मगर दरवाजे की लकड़ी पर ताजे गहरे खरोंच के निशान साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा नोच डाला हो। मैंने राजी के कमरे की ओर देखा। दरवाजा बंद था। मैंने खोलकर देखा, वहां सब ठीक था। क्या मैंने कोई सपना देखा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाजे पर वो खरोंच के निशान असली थे। ये सब देखकर एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। उस रात के बाद घर का वातावरण बदल गया। हवा में हमेशा एक तनाव भरी गंभीरता तैरने लगी, जैसे कोई अदृश्य तूफान आने वाला हो। राजी, जो हमेशा ऊंची आवाज में बातें करती और घर पर अपना रौब जमाती थी, अचानक चुप रहने लगी। उसकी आंखें, जो पहले पैसे या सजावट की चीजों पर टिकी रहती थी, अब दरवाजों, खिड़कियों और कोनों में घूमती रहती, जैसे किसी अदृश्य चीज को टटोल रही हो। उसके चेहरे पर एक पीली बेचैन सी छाया आ गई। दूसरी रात, मुझे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ होगा कि तभी मैं चौंक कर बैठ गया। वह आवाज दोबारा आ रही थी, मगर इस बार और तेज और ज्यादा जिद्दी, जैसे कोई लोहे के फ्रेम वाले बड़े दरवाजे को अपने नाखूनों से फाड़ना चाहता हो। आवाज अब सीधे राजी के कमरे के भीतर से आ रही थी। ध्यान से सुनने पर पता चला यह आवाज उस बड़े भारी लकड़ी की अलमारी से आ रही थी, जहां उसने अम्मा की नीली कांचीवम साड़ी ताला लगाकर बंद कर रखी थी। मैं पलंग पर बैठा, रुमाल को मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए था। मेरी सांसें फूल रही थी। राजी बिल्कुल सटकर मेरे पास आ गई। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें फैली हुई थी, अलमारी की ओर टिकी हुई। सुन रहे हो? उसकी आवाज कर्कश और भय से भरी थी, बिल्कुल फुसफुसाहट जैसी। हाँ, मैं सुन रहा हूं, मैंने डरते हुए जवाब दिया। आवाज लगातार अब भी आ रही थी, जैसे कोई बेचैन, क्रोधित प्राणी अलमारी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो साड़ी, शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है, राजी ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी भयानक सच को स्वीकार कर रही हो। फिर अचानक खरोंचने की आवाज रुक गई। उसकी जगह एक गहरी, दर्द से भरी सिसकी ने ले ली। यह आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी, जिसमें असीम थकान और तिरस्कार का दर्द समाया हुआ था। यह आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हमारे दिमाग के भीतर गूंज रही हो, जैसे कोई हमारे विचारों में बोल रहा हो, मेरी वो साड़ी दे दो, मेरी वो साड़ी दे दो। तभी राजी चीखी और अपने कान बंद कर लिए। बंद करो, बंद करो ये आवाज। वो चीख चीख कर रोने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई, मोमबत्ती जलाई और अलमारी के पास गया। ताला सही सलामत था, लेकिन लकड़ी के दरवाजे पर, खासकर ताला लगे हिस्से के आसपास, नए और गहरे खरोंच के निशान थे। ऐसे निशान जो किसी साधारण इंसान के नाखून से नहीं बन सकते थे। इन्हीं सब चीजों के चलते दूसरी रात भी जैसे तैसे बीत गई। तीसरा दिन भी पूरा डर के साए में गुजरा। इसके बाद फिर वही तीसरी रात आई। मैं देर रात तक जाग रहा था, एक अजीब सी बेचैनी मन में थी। तभी कोने में रखे पुराने चंदन की लकड़ी से बने अम्मा के पलंग की ओर से एक हल्की सी हरकत हुई। चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी। धुंधले प्रकाश में मैंने देखा, पलंग पर एक ढीली ढाली नीले रंग की आकृति उभरी, जैसे कोई वहां बैठा हो। वह आकृति इतनी धुंधली थी कि चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी ओर से एक गहरी, ठंडी निगाह महसूस हो रही थी, जो सीधे मेरी ओर टिकी हुई थी। हवा जम गई, मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैं बोल नहीं पा रहा था, हिल नहीं पा रहा था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो चेहरे पर बर्फ की तरह चुभा। हवा का झोंका कमरे से गुजरा और वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। उस जगह पर केवल एक हल्का सा नीलापन ली हुई धुंध बची रह गई थी, और वो भी कुछ पलों में हवा में विलीन हो गई। जैसे तैसे ये रात भी बीत गई। मगर सुबह राजी की हालत और बिगड़ गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, उसके हाथ कांप रहे थे, वो चाय का कप भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। तभी वो चीख कर बोली, मुझे यहां नहीं रहना, इस घर में अम्मा का भूत है, वो मुझे मार डालेगी। मैंने उसके कंधे पकड़े। राजी, ये सब बंद हो सकता है। अम्मा की वो साड़ी, बस उसे लौटा दो, उनकी इच्छा पूरी कर दो, उन्हें शांति दो। मेरी आवाज में गुहार थी, पर उसके चेहरे पर आया
एक जाना पहचाना जिद्दी और लालची भाव। डर के बावजूद वह उस साड़ी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं वो साड़ी नहीं दूंगी, उसने चिल्लाते हुए मेरा हाथ झटक दिया। अम्मा अब मर चुकी है और अब इस साड़ी पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने इसे सहेज कर रखा है। राजी की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं राजी को कैसे समझाऊं। मेरी अम्मा की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी और मेरी पत्नी का मन पागलपन के कगार पर डोल रहा था। ये घर अब हमारा आशियाना नहीं बल्कि एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था, एक जिद्दी आत्मा और एक लालची जीवित इंसान के बीच। और मैं बीच में खड़ा एक असहाय दर्शक, अपनी ही मां को शांति देने में असमर्थ और अपनी पत्नी को विनाश की ओर बढ़ते देख रहा था। राजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह चिड़चिड़ी और भयभीत रहने लगी थी। उसकी आंखें हमेशा फैली रहती, जैसे कोई अनदेखी आफत उसका पीछा कर रही हो। उसने अलमारी पर एक और मोटा ताला जड़ दिया। अम्मा की उपस्थिति अब और सूक्ष्म और भी भयावह तरीकों से प्रकट होने लगी। एक दोपहर राजी रसोई में बैठी थी। मैं बरामदे में बैठा कुछ कागजात देख रहा था। तभी अचानक राजी की चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसमें भय और आतंक था। मैं दौड़कर अंदर गया। अंदर देखा तो राजी कोने में सिमटी खड़ी थी। एक हाथ से मुंह ढके, दूसरे हाथ से उसकी बांह पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें भय से फटी हुई थी। उसने छुआ मुझे। वो हांफते हुए बोली, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, ऐसा ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। यहां उसने अपनी दाहिनी कलाई की ओर इशारा किया। वहां त्वचा पर साफ दिख रहा था 4 लंबे पतले निशान, ऐसे निशान जैसे बर्फीले अदृश्य उंगलियों ने उसे पकड़ लिया हो। निशान गहरे नीले रंग के थे, जैसे रक्त संचार रुक गया हो, और वे चारों ओर की त्वचा से अलग स्पष्ट दिख रहे थे। वो जगह बर्फ की तरह ठंडी थी। कौन छुआ राजी? मैंने पूछा। वो अम्मा, उसने चीखते हुए कहा। उसने मुझे पकड़ा। उसकी आंखें, हैं भगवान, उसकी आंखें। उसने कांपते हुए सिर हिलाया, जैसे उस दृश्य को अपने दिमाग से निकालना चाहती हो। वो नीली साड़ी में थी, लेकिन उनका चेहरा, कितना डरावना था वो चेहरा। उसका रोना और तेज हो गया। उसके बाद राजी को मैंने बहला फुसलाकर सुला दिया। मैं उसके सिरहाने ही बैठा था। तभी मैंने देखा राजी कराहने लगी। शायद कोई बुरा सपना देख रही थी। मैं जाग रहा था। तभी खिड़की से आती चांदनी में मैंने देखा, अलमारी के सामने धुंधला पर स्पष्ट रूप से नीले रंग की एक आकृति खड़ी थी। ये पहले से ज्यादा डरवानी लग रहा थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे, जो सीधे मेरी ओर टिके हुए थे। उस आकृति ने धीरे से अलमारी की ओर हाथ बढ़ाया। उसका हाथ हवा में तैरता हुआ अर्ध पारदर्शी था। उसने ताले को छुआ। तभी वह लोहे का ताला जैसे किसी अदृश्य झटके से हिला, और एक झटके में वह आकृति गायब हो गई। और तभी राजी जोर से चीखकर जाग गई। उसकी नींद टूट चुकी थी। अगले दिन से राजी का पागलपन और बढ़ गया। उसने वो नीली कांचीवम साड़ी निकाल ली, लेकिन उसे पहनने के लिए नहीं। वो उसे घर में इधर उधर ले जाती, कभी कुर्सी पर फेंक देती, कभी फर्श पर बिछा देती, कभी उसे जोर जोर से हिलाती, जैसे उसमें छिपे किसी प्रेत को बाहर निकालना चाहती हो। अम्मा ले जाओ इसे, वह हवा में चिल्लाती। साड़ी को फटकारते हुए कहती, तुम्हारी चीज है ना, ले जाओ इसे, बस मुझे छोड़ दो। फिर अचानक ही उसका मिजाज बदल जाता। वो साड़ी को चिपकाकर पकड़ लेती, जैसे कोई बच्चा अपना खोया खिलौना पाकर खुश हो जाता है, और फुसफुसाने लगती, यह मेरी साड़ी है, सबसे सुंदर है, तुम नहीं ले जा सकती। एक बार मैंने उसे बाथरूम में देखा। शीशे के सामने खड़ी थी। नीली साड़ी उसने ढीले तरीके से लपेट रखी थी। वो शीशे में खुद से बातें कर रही थी, पर उसकी आवाज 2 तरह की थी। एक उसकी अपनी चीखती गुस्सैला आवाज, और दूसरी एक कर्कश बूढ़ी औरत की जो उसी के मुंह से निकल रही थी। तू चोर है, दे मेरी साड़ी। नहीं, मैं नहीं दूंगी, तेरी मौत आएगी, तू मेरे साथ जलेगी। चली जा, चली जा भूतनी, मैं तुझे जला दूंगी। मैं दहशत से जम गया। ये सिर्फ उपस्थिति नहीं रह गई थी, यह आक्रमण था, अम्मा की आत्मा का। वह अपनी साड़ी के लिए राजी के भीतर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, उसके विचारों को जहरीला कर रही थी। हमारा घर अब एक शापित स्थान बन चुका था। हर कोना, हर छाया अम्मा के आक्रोश और राजी के बढ़ते पागलपन से गूंजने लगा था। मैं जानता था यह नहीं रुकने वाला था। राजी का दिमाग टूट रहा था, और अम्मा की आत्मा की जिद्दी मांग के आगे लोहे के ताले भी बेमानी लग रहे थे। इस टकराव का परिणाम भयावह होगा। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा था। राजी की हालत अब तेजी से बिगड़ती जा रही थी। वह खाना पीना भूल गई थी। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था।
पर उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी अलौकिक चमक आ गई थी, वो अब लगभग हर समय उस नीली कांचीवम साड़ी से चिपकी रहती। कभी उसे बेहद प्यार से सहलाती, तो कभी जोर से फाड़ने की कोशिश करती, फिर रोने लगती। उसके होंठ लगातार कुछ फुसफुसाते रहते, कभी अपनी आबातें, कभी उस कर्कश बूढ़ी आवाज में जो अब और स्पष्ट हो चुकी थी। मौसम ने भी राजी के पागलपन का साथ देना शुरू कर दिया। भारी मानसूनी बादलों ने आकाश को ढक लिया था। उस रात जबरदस्त आंधी तूफान आया। बारिश की बूंदें छत पर ऐसे गिर रही थी जैसे पत्थर पड़ रहे हों। बिजली के तेज कड़कों से आकाश चीरा जा रहा था। हवा सीटी बजाती हुई खिड़कियों से टकरा रही थी। यह वातावरण खुद ही एक डरावनी कहानी कह रहा था। मैं छोटे से बरामदे में बैठा था, एक डगमगाती मोमबत्ती की लो के सहारे। मन में अजीब सी बेचैनी थी। तभी राजी के कमरे से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो बारिश और गर्जना को भी पार कर गई। एक जानवर की तरह दर्द भरी, भय से उपजी चीख। मैं दौड़ा। दृश्य दिल दहला देने वाला था। राजी कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसने अम्मा की वह नीली कांचीवम साड़ी पहन रखी थी, लेकिन बेहद अस्त व्यस्त तरीके से। साड़ी का पल्लू उसके गले में लिपटा हुआ था, जैसे कोई खुद को फांसी देने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा विकृत था, आंखें इतनी फैली हुई थी कि लालिमा दिख रही थी। उसका एक हाथ हवा में उस खाली जगह की ओर इशारा कर रहा था जहां अम्मा की आत्मा अक्सर दिखाई देती थी। वह चीख रही थी, पर उसकी आवाज दोहरी थी, मत छुओ मुझे, मत ले जाओ, यह मेरा शरीर है। ये राजी की अपनी आवाज थी। फिर अचानक उसका सिर एक और झटका खाता। गर्दन एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ जाती और एक गहरी कर्कश आवाज उसी गले से निकलती, मेरी साड़ी मेरे शरीर के साथ जलनी चाहिए। तूने छीनी, अब तेरी देह चिता पर चढ़ेगी मेरे साथ। मैं जम गया। ये सिर्फ आवाजें नहीं थी। अम्मा की आत्मा सीधे राजी के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। बाहर बिजली चमकी और उस तेज रोशनी में मैंने एक पल के लिए देखा। राजी के पीछे एक धुंधली पर स्पष्ट रूप से नीली आकृति चिपकी हुई थी, जैसे उसकी छाया। उस आकृति के हाथ राजी के कंधों पर थे और उसका मुंह राजी के कान के पास था। राजी फिर से अपनी आवाज में चिल्लाई, छोड़ दो, यह मेरा शरीर है, मैं नहीं जाऊंगी। उसने गले से लिपटे साड़ी के पल्लू को खींचने की कोशिश की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीट रही हो। वह हवा में लड़ रही थी, अपने ही शरीर के खिलाफ। फिर वह भयानक क्षण आया। राजी का शरीर ऐंठ गया। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए, सिर्फ कुछ इंच, लेकिन स्पष्ट रूप से। वह हवा में लटक रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके गले से लिपटे कपड़े को खींच रहा हो। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें बाहर निकलने को हो गईं, हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। अम्मा, नहीं, मैं चीखा, अम्मा उसे छोड़ दो, बस इतना काफी है। मैंने आगे बढ़कर राजी को पकड़ने की कोशिश की, उसे जमीन पर खींचा। जैसे ही मैंने छुआ, मुझे एक ठंडा झटका लगा, जैसे बर्फीली बिजली ने छू लिया हो। मैं दीवार से टकराया, सिर में चोट लगी, नजर धुंधला गई। आखिरी चीज जो मैंने धुंधली आंखों से देखी वह थी राजी का शरीर जमीन पर गिरता हुआ, उसकी नीली साड़ी उसके चारों ओर फैली हुई और उसके ऊपर खड़ी एक ठोस, भयानक रूप से स्पष्ट नीली आकृति, एक बूढ़ी औरत की, जिसके खाली आंखों के स्थानों से नफरत और पीड़ा की आग निकल रही थी। उसने मेरी ओर देखा और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। जब मेरी चेतना वापस आई, राजी बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर नीले रंग के 5 निशान साफ दिख रहे थे, उंगलियों के निशान। घर में बारिश की आवाज के अलावा एक भारी, दम घोट देने वाला सन्नाटा छा गया था। अम्मा का क्रोध शांत नहीं हुआ था। राजी की सांसें बेहद हल्की चल रही थी। उसका शरीर गहरी बेहोशी में डूबा हुआ था, मगर उसके गले पर उभरे नीले 5 निशान अम्मा की बर्फीली उंगलियों की मुहर थे। डॉक्टर आया, उसने सिर हिलाया। शारीरिक रूप से कोई बड़ी चोट नहीं है, पर दिमाग झटके से बहुत प्रभावित हुआ है। डॉक्टर की आंखों में एक अनकहा डर था, जैसे वो घर की भारी हवा को महसूस कर रहा हो। वो जल्दी चला गया। मैं राजी के पलंग के पास फर्श पर बैठा रहा। रात बीत चुकी थी, सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थी, मगर कमरे में ठंडक बरकरार थी। मेरे भीतर युद्ध चल रहा था। एक तरफ वो औरत जिससे मैंने विवाह किया था, जिसके साथ जीवन बिताया था, मौत के मुंह में थी। दूसरी तरफ मेरी अम्मा, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने अपना सब कुछ हमें दे दिया और जिसकी एक छोटी सी पवित्र इच्छा को हमने तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था। राजी का लालच और मेरी कमजोरी ने इस त्रासदी को जन्म दिया था। अम्मा, मैंने फर्श पर सिर टिकाते हुए फुसफुसाया। आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें निराश किया। मैं कमजोर था,
तुम्हारी आखिरी चाहत का भी सम्मान नहीं कर पाया। मेरा शरीर सिसकियों से कांपने लगा। अपराध बोध और दुख की एक उबालदार लहर मुझे निगल रही थी। उस रात जब आकाश नीली चादर सा लग रहा था, मैं जानता था कि वह आएगी। घर में हवा जम गई। तेल का दिया बिना किसी हवा के लगातार झिलमिलाने लगा, फिर एकदम सीधी लो में जलने लगा। राजी के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। अम्मा वहां खड़ी थी, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट, कहीं ज्यादा भयानक। नीली कांचीवम साड़ी अब उसके धुंधले शरीर पर नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा के ढांचे पर चढ़ी हुई थी। जरी की कारीगरी चमक रही थी, लेकिन चेहरा अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। वही प्यारे कोमल सुब्बुलक्ष्मी के चेहरे की आकृति थी, मगर उसमें कोई जान नहीं थी, सिर्फ गहरी अनंत पीड़ा और एक ठंडा अटल क्रोध था। उसकी आंखें जो कभी प्रेम से चमकती थी, अब गहरे अंधकार के कुएं थे जिनमें से नफरत की चिंगारियां निकल रही थी। उसके आसपास की हवा धुंधली थी और उसमें से चिता की राख और जलते चंदन की गंध आ रही थी। वह राजी के पलंग की ओर बढ़ी। उसका कदम कोई आवाज नहीं करता था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं जानता था यह अंतिम मुलाकात थी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो राजी इस रात नहीं बचेगी। अम्मा, रुको। मैंने अपने घुटनों के बल रेंगते हुए उसके और पलंग के बीच आकर खड़ा हो गया। मेरी आवाज कांप रही थी, पर मुझमें आज एक नई दृढ़ता थी, आत्मसमर्पण की। बस हो गया अम्मा, तुम जीत गई। मैंने उस भयानक दर्द से भरी आंखों में देखा। तुम्हारी साड़ी, वो तुम्हारी है। मैं खुद उसे तुम्हें लौटाऊंगा। अब और नहीं, अब राजी को छोड़ दो। यह मेरी विनती है, तुम्हारे बेटे की विनती। उस नीली प्रेतात्मा ने रुककर मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव और गहरा हुआ, जैसे मेरे शब्द उसकी आत्मा में गहरे उतर गए हों। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी ओर से आ रही भयावह ठंडक में थोड़ी कमी आई, जैसे क्रोध की आग कुछ धीमी पड़ी हो। उसने राजी की ओर इशारा किया, एक सवालिया इशारा जिसमें एक अंतिम चेतावनी भी थी। मैं समझ गया। मैंने तेजी से अलमारी की ओर कदम बढ़ाया। उस पर जड़े दोनों मोटे ताले अब बेमानी लग रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने चाबी से ताला खोला। वह गहरी नीली कांचीवम साड़ी अंदर सावधानी से तय करके रखी हुई थी। उसकी जरी चांदनी में चमक उठी। मैंने उसे बाहर निकाला। कपड़ा मेरे हाथों में ठंडा और भारी लगा, जैसे उसमें सदियों का दुख समाया हो। मैंने धीरे से राजी के पलंग के पास जाकर साड़ी को उसके सीने पर रख दिया। वो सुंदर नीला कपड़ा उसके पीले बीमार चेहरे के ऊपर फैल गया। तभी एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही साड़ी राजी को छुई, उसके चेहरे की विकृति धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी भुवों के बीच की झुर्रियां कुछ कम हुई। उसकी सांसें जो पतली धागे जैसी थी, अचानक थोड़ी गहरी और स्थिर हो गईं, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। गले पर के नीले निशान भी धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। मैंने अम्मा की ओर देखा। वो नीली आकृति अब और धुंधली हो रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध के बजाय एक गहरा दुख और थकान दिखाई दे रहा थी। उसकी आंखों से अब नफरत की चिंगारियां नहीं, बल्कि आंसू जैसी चमकीली धाराएं बहने लगी, जो हवा में घुल रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, बहुत देर हो चुकी है बेटा। फिर उसने एक हाथ उठाया, पहले की तरह धमकाने वाला नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने वाला। हाथ मेरी ओर था, फिर राजी की ओर, और अंत में उस नीली साड़ी की ओर। एक कोमल दुख भरी मुस्कान उसके होंठों पर खिली, जो कभी मुझे इतना प्यार देती थी। अगले ही पल वह आकृति चांदनी में घुलने लगी। नीला प्रकाश फैला, फिर धुंधला हुआ, और फिर सिर्फ सामान्य रात की हवा रह गई। चिता और चंदन की गंध गायब हो गई। उसकी जगह रातरानी की हल्की खुशबू आने लगी। अम्मा चली गई थी। शांत होकर राजी ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर छोड़ दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी छाती पर पड़ी नीली साड़ी चमक रही थी, जैसे अंततः अपनी सही जगह पहुंचकर संतुष्ट हो गई हो। मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा, रोता हुआ। आधे आंसू दुख के थे, आधे राहत के। एक लंबे खौफनाक युद्ध का अंत हो गया था। मेरी अम्मा को अंततः उनका आखिरी आशीर्वाद मिल गया था, वो साड़ी जो उनके साथ जलनी चाहिए थी, और राजी को उस लालच से मुक्ति मिल गई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने राजी को उसी नीली कांचीवम साड़ी में लिपटा हुआ पाया। उसके चेहरे पर शांति थी और गले पर कोई निशान नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि उसकी आत्मा शांत हो गई है। राजी का अंतिम संस्कार उसी चिता पर हुआ जहां अम्मा का हुआ था। जब लपटें ऊंची उठी और उस नीली साड़ी को निगलने लगी, मुझे लगा जैसे चमकीली जरी की लपटें एक आखिरी आशीर्वाद की तरह आकाश की ओर उठी। चंदन का सुगंधित धुआं हवा में घुल गया, और इस बार उसमें कोई कसक नहीं थी, सिर्फ शांति थी।
एक लंबी थकी हुई शांति, और फिर बेटा अर्जुन। धुएं के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। छत पर बिछी चटाई पर बैठा अर्जुन स्तब्ध था। उसकी चाय का कप अब पूरी तरह ठंडा, उसकी जमी हुई उंगलियों के बीच से फिसलने को था। उसकी आंखें फैली हुई मेरे चेहरे पर चिपकी हुई थी, फिर उस पिछवाड़े के कमरे की ओर मुड़ी जहां से खरोंच की आवाजें आती थी। गांव की शाम अब पूरी तरह उतर आई थी। सिर्फ एक तारा टिमटिमा रहा था और केवड़े की खुशबू के साथ हवा में मौत की सर्दी भी घुली हुई थी। दादा, अर्जुन की आवाज कांपी। फिर वो आवाजें, खरोंच के निशान, क्या अम्मा की आत्मा वापस आ गई? मैंने एक लंबी थकी हुई सांस ली और खिड़की की ओर देखा जहां अंधेरा घना हो रहा था। क्या वो वापस आई? मैंने धीरे से दोहराया। शायद नहीं, लेकिन शांत होने का मतलब भूल जाना नहीं होता अर्जुन। राजी के जाने के बाद मैंने आगे कहा, अपनी टूटी हुई आवाज को संभालते हुए। घर में एक भारी सन्नाटा छा गया। वो भयानक ठंड, वो चिता की गंध, वो गायब हो गई। खरोंच की आवाजें भी बंद हो गईं। लेकिन कभी कभी, खासकर जब अमावस की काली रात होती या फिर भारी बारिश के बाद हवा में नमी होती, तो एक अजीब सा भारीपन महसूस होता। ऐसा लगता जैसे घर सांस ले रहा हो, एक दर्द भरी गहरी सांस। और कभी कभार रात के सन्नाटे में मुझे लगता जैसे बहुत दूर से हवा के साथ बहकर कोई आह आ रही हो, एक बूढ़ी औरत की थकी हुई आह। अर्जुन ने अनजाने में ही अपने कंधे सिकोड़ लिए। और वो कमरा? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। पिछवाड़े वाला? मैंने उसे बंद कर दिया बेटा, मैंने कहा। मैंने उसकी चाबी कुएं में फेंक दी। लेकिन समय बीतता है, डर धुंधला होता है और जरूरतें बढ़ती हैं। तुम्हारे पिता के विवाह के बाद जब तुम्हारी माँ आई, घर में जगह कम पड़ने लगी। मैंने खुद ही उस दरवाजे का ताला तोड़ दिया। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक सुबह नए सफेद रंग के दरवाजे पर हल्के से, बस इतने की ध्यान से देखने पर ही दिखे, खरोंच के नए निशान थे। ऐसे जैसे कोई नाखून बहुत हल्के से, बस याद दिलाने के लिए फिर आए हो। मैंने फिर कभी उस कमरे का ताला नहीं खोला। अब वहां सामान पड़ा है, पुराना सामान। एक ठंडी हवा का झोंका अचानक हमारे बीच से गुजरा, दीपक की लौ को लगभग बुझा दिया, फिर उसे वापस झिलमिलाने दिया। अर्जुन ने डर से मुझे पकड़ लिया, लेकिन दादा, उसकी आंखों में भय के साथ जिज्ञासा भी थी। आप कह रहे थे अम्मा ने अंत में शांति पाली? आपने साड़ी वापस कर दी थी? हाँ बेटा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी ठंडी कलाई को महसूस किया। उन्हें शांति मिल गई, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन कुछ घाव, अर्जुन, कुछ गलतियां इतनी गहरी होती हैं कि उनका निशान हमेशा रह जाता है। जिस जगह पर इतना दर्द हुआ हो, वहां हमेशा एक छाया रहती है। मैं चुप हो गया। चेन्नई से आया मेरा शहरी पोता, वह इस गांव के पुराने घर के सन्नाटे को, उसकी ठंडक को, उसके बोझ को पूरी तरह समझ पाएगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अम्मा की आत्मा शांत है अर्जुन, मैंने दृढ़ता से कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हूं। लेकिन इस घर ने जो देखा, जो झेला, वो इन दीवारों में समा गया है। लेकिन कभी कभी वो बाहर आ जाता है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान मेरे होठों तक ही सीमित रही। चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, मैंने कहा पुराने कप को उठाते हुए। चलो अंदर चलते हैं अर्जुन, रात हो गई है। और याद रखना, मैंने अर्जुन की ओर देखा, कभी भी किसी की अंतिम इच्छा को, खासकर अपनों की, हल्के में मत लेना बेटा। मौत के बाद का सच जीवितों के लिए एक सबक होता है, और कभी कभी वो सबक बहुत भयानक होता है। मैंने पीछे मुड़कर उस पिछवाड़े के कमरे की ओर देखा, जिसका दरवाजा अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां सन्नाटे के भीतर मुझे लगा जैसे कोई सांस ले रहा है। दोस्तों, कभी कभी हम जो कहानियां सुनते हैं, उन्हें हम मनगढ़ंत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो आज आपने सुना, वो महज एक कहानी नहीं, बल्कि उन अनसुनी चीखों की गूंज है, जो किसी ने सुनी थी, किसी ने महसूस की थी, और कोई आज भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।